हेलो ब्रमन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। क्या हाल है बच्चा लोगों? कैसा चल रहा? आवाज आ रही एकदम फर्स्ट क्लास? एक बार बताएं मुझे, सभी बच्चे बताएं एक बार, क्लास में आवाज आ रही? तो आज हम लोग जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन विषयों में आपका शामिल है 15, 17, 18 फरवरी, यानी 3 दिन का पूरा कंटेंट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है? बिकॉज कि मैं छुट्टियों पे था, स्वाभाविक रूप से 3 दिन से क्लास नहीं हुई। अब आगे बढ़ें तो क्या क्या आपके सामने आज डिस्कशन का बिंदु है, उस पर एक बार बातचीत कर लेते हैं। यानी पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे संवैधानिक नैतिकता। आज पूरा एक द हिंदू अखबार का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज इसी पर आया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, द ओरिजिन एंड नुआंसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट, जिस पर 2019 में एथिक्स में जीएस पेपर 4 में यूनिट 1 यानी डायमेंशन ऑफ एथिक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स को पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से 2021 में जीएस पेपर 2 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स इंडियन पॉलिटी में यूनिट 1 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। और यूनिट 6 के अंतर भी, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा गया था न्यायपालिका ने संवैधानिक नैतिकता को विभिन्न निर्णयों में किस प्रकार से हमारे और आपके समक्ष रखा है, तो यह विषय हम चर्चा करेंगे, प्लस जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 और ऐसे की निगाह से। और ऐसे यानी लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका, जो आपसे यूपीएससी पहले पूछ भी चुका है। स्टेट पीसीएस में इस पर डायरेक्ट ऐसे आते हैं तो हम कर सकते हैं। और इसी विषय पर आज मैंने एक कविता भी बनाई है। इस कविता को पहले सुनिएगा। संवैधानिक नैतिकता, न्याय की रोशनी कविता का नाम है, और इस कविता के थ्रू हम इस टॉपिक में जुड़ेंगे। इस कविता को इस प्रकार से बनाया गया है कि जितने भी संवैधानिक नैतिकता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं, उन सभी केसेस का संदर्भ भी कविता में आ जाए, जिससे आपको इस कविता के द्वारा ही यह केस, यह विषय दोनों तैयार हो जाए। संविधान की गूंज सुनो, संविधान की गूंज सुनो, यह न्याय का दीप जलाए। संविधान की गूंज सुनो, यह न्याय का दीप जलाए। हर हक हर अधिकार का यह आलोक हमें दिखाए। संविधान की गूंज सुनो, यह न्याय का दीप जलाए। हर हक हर अधिकार का यह आलोक हमें दिखाए। संवैधानिक नैतिकता की यह ज्योत सदा जलती रहे। संवैधानिक नैतिकता की यह ज्योत सदा जलती रहे। न्याय की हर राहों में सच्चाई बनकर चलती रहे। न्याय की हर राहों में सच्चाई बनकर चलती रहे। केशवानंद भारती केस में सबसे पहले स्वाभाविक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक बड़े आयाम में हमारे सामने आती है। तो केशवानंद भारती 1973 संविधान की रीढ़ बनाई गई है इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के द्वारा। संविधान का ढांचा अटल रहेगा, यह संदेश सुनाया। यानी इस केस में संवैधानिक नैतिकता कैसे आपके सामने आ रही है। संविधान का ढांचा अटल रहेगा, यह संदेश सुनाया। बदल सके न कोई सत्ता, बेसिक स्ट्रक्चर को समझाया। संविधान का ढांचा अटल रहेगा, यह संदेश सुनाया। बदल सके न कोई सत्ता, बेसिक स्ट्रक्चर समझाया। लोकतंत्र की नींव गहरी, अधिकारों की छांव। संवैधानिक नैतिकता बनी हर भारतवासी का पांव। संवैधानिक नैतिकता बनी हर भारतवासी का पांव। अब आते हैं दूसरा केस, यानी केस पुट्टास्वामी 2018, जिसमें राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का सम्मान, यह भी संवैधानिक नैतिकता का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में एक उदाहरण है। तो एक केस उसके साथ एक कविता, दूसरा केस उसके साथ, यानी पूरी संरचना कविताओं में। हर नागरिक का निजता हक, हर नागरिक का निजता हक अब मौलिक अधिकार। संविधान का अभय तारा चमका हर घर बार। निगरानी की हर बेड़ियां तोड़ी न्यायालय ने। संवैधानिक मूल्यों को और अधिक संवारा न्यायालय ने। अब अगला केस आता है नवतेज सिंह जौहर 2018, जिसमें प्रेम का अधिकार स्वीकार किया गया। तो प्रेम, नवतेज सिंह जौहर केस 2018, कैसे संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण हो रहा है। प्रेम की भाषा संविधान ने जब नया गीत गाया, प्रेम की भाषा संविधान ने जब नया गीत गाया।
समलैंगिकता अपराध नहीं, यह निर्णय सुनाया। मोहब्बत के हर रंग में गरिमा का सम्मान संवैधानिक नैतिकता से मिला, कुछ लिंगों को स्वाभिमान, कुछ लिंगों को स्वाभिमान। अब आते हैं सबरीमाला मंदिर प्रवेश। इस कविता का अगला यानी संवैधानिक नैतिकता का अगला पहलू यानी बराबरी का संदेश, बराबरी यानी सबरीमाला मंदिर प्रवेश केस 2018। मंदिर के द्वार खुले सभी के, यही तो है संवैधानिक नैतिकता ना बच्चे। लोगों के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है, मंदिरों में लोगों को प्रवेश मिल रहा है। मंदिर के द्वार खुले सभी के, नारी का सम्मान हुआ। मंदिर के द्वार खुले सभी के, नारी का सम्मान हुआ। भेदभाव की काली दीवारों का विध्वंस महान हुआ। धर्म भी हो न्याय संगत, यह संविधान ने सिखाया। और इस केस के माध्यम से संवैधानिक नैतिकता का गूढ़ पाठ हमें पढ़ाया। अब आते हैं शाह बानो केस, महिलाओं का हक। इसमें 1985 न्याय ने तब क्रांति लाई जब शाह बानो को न्याय मिला, गुजारा भत्ता मिले उन्हें समाज में सम्मान खिला। न्याय ने तब क्रांति लाई जब शाह बानो को न्याय मिला, गुजारा भत्ता मिला उन्हें समाज में सम्मान खिला। महिलाओं की गरिमा के हित संवैधानिक लड़ाई, हर पीड़ा के अंधकार में जागी एक नई तरुणाई। अब 2014 का एक और केस था, राजनीति में अपराध और सत्ता का शुद्धिकरण कैसे होता है देखिएगा। नेताओं की कुर्सी भी अब होगी पारदर्शिता में, संवैधानिक नैतिकता आई राजनीति की व्यवस्था में। सत्ता सेवा का माध्यम हो, यह संदेश दिया, लोकतंत्र को सशक्त किया, नया विश्वास जिया। अब आगे बढ़ते हैं अंत में, यानी कविता के अंत की तरफ पढ़ते हैं संविधान का संदेश, यानी संवैधानिक नैतिकता पर जो हम कविता पढ़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस थे वो सब कैसे संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण करे, मैंने उसका जिक्र किया। अब हम अंत की तरफ बढ़ते, संवैधानिक नैतिकता से भारत आगे बढ़ता जाए, न्याय समानता और गरिमा का दीपक सदा जलाए। हर जन को अधिकार मिले, हर मन में हो ज्ञान, संविधान की रोशनी में हो न्यायमय हिंदुस्तान। संविधान की रोशनी में हो न्यायमय हिंदुस्तान, यही है संवैधानिक नैतिकता का पैगाम, यही है संवैधानिक नैतिकता का पैगाम। कैसा रहा बेटा, कविता कैसी रही? दिल से बताना, ऐसे खुश मत करना कि सर आज 2 दिन बाद आए हो और फिर उसके बाद कविता के माध्यम से। चलिए, तो अब आते हैं, यानी पहला टॉपिक हो गया ठीक है। अब आते हैं दूसरा। अब हम दूसरा टॉपिक, यानी आज आपको एक नए अंदाज में सिखाएंगे। दूसरा टॉपिक आज हम एक नया इनोवेशन फिर से करने जा रहे हैं, यानी कंटेंट में नहीं, प्रेजेंटेशन में। जरा ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आज के समय में एक गंभीर चर्चा, साइबर सिक्योरिटी के विषय में यह एक गंभीर चर्चा करता है। इस केस में साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है, और इस साइबर सिक्योरिटी पर मैंने एक नया इनोवेशन किया है, आप लोग जरूर पसंद आएगा। पीएम मोदी और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मिस्टर अजीत डोभाल, उनके डायलॉग, मतलब इतना बढ़िया बनाया हूं कंटेंट, दोनों की बातचीत के द्वारा ये पूरा मुद्दा साइबर सिक्योरिटी आपको समझाने जा रहा हूं। पूरा मुद्दा दोनों की बातचीत के द्वारा। आज का मेरा जो बेस, जो सबसे बेहतर मुझे समझ में आया, वो ये जो पीएम मोदी और अजीत डोभाल साहब की वार्ता के माध्यम से इस मुद्दे को समझाना। कोशिश करूंगा कि अन्य सभी टॉपिक्स में भी कुछ ऐसा करूं, लेकिन क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है, बहुत अच्छे से फीड कराने में एक एक पॉइंट वो समय लगता है, इस वजह से आज एक ही के साथ शुरुआत कर रहा हूं। अगर आप सब कहेंगे तो मजा आएगा। एक बच्चा कह रहा सर कहानी सुना दीजिए, क्या नाम है इनका? जागृति। अरावली सफारी पार्क परियोजना क्या है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, जिसको लेकर के विवाद है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को मैं आपको कहानी के द्वारा सिखा दूंगा, समझा दूंगा। आप सब देखो, आप सब यार पेड क्लास में बैठे हो, जो डिमांड हो तुरंत बताओ कि सर इस पे कहानी बना। मान लो मैंने कोई टॉपिक समझाया और तब भी आपका मन है कहानी, तो बता दिया करो कहानी, ठीक है ना। मैं बना के सब रखता हूं, बताता नहीं हूं, क्योंकि कुछ टॉपिक इतने हलवा हो जाते हैं, अब उसमें मैं क्या बताऊं। अब मैं आप सबसे खुद पूछना चाहता हूं, एक बात मुझे बताइए, सच्ची सच्ची बताइएगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स है, ये क्या है? क्या आपको नहीं पता है?
बिना पढ़े जो नए बच्चे हैं, नैतिकता क्या होती है अगर आपको पता है तो चाहे संवैधानिक नैतिकता पूछे, चाहे बिजनेस नैतिकता पूछे, चाहे राजनीतिक नैतिकता पूछे, नैतिकता आपको पता है तो नैतिकता क्या है? नैतिकता वह मार्गदर्शक मूल्य है, सिद्धांत है जो किसी भी व्यक्ति को किसी देश, काल एवं परिस्थिति में उचित निर्णय लेने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिसका आधार मानव कल्याण होता। सिंपल सी बात। तो संवैधानिक नैतिकता क्या है? यानी संविधान के आदर्शों, मूल्यों को चाहे नागरिक हो, चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो, वह बेहतर ढंग से आगे बढ़ाए, यही संवैधानिक नैतिकता है। अब इसमें मैं क्या आपको अलग पढ़ा दूंगा? अब इस टॉपिक में फिर मुझे लगता है क्या कहानी बनाऊं? किसी बच्चे के मन में भी आ सकता है ना, सर पहले बड़ी कहानियां बनाते थे, अभी कम कहानी बना। अरे भाई, संवैधानिक नैतिकता में क्या आपको सिखाऊंगा? अभी सामी फ्रेमवर्क पर इतना बढ़िया मैंने पढ़ा दिया, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। जरूरी थोड़े है टॉपिक में 1 to 1 हम चले, क्योंकि देखो अपन रिजल्ट पे चल रहे। हाँ, अब DDoS हमला ये इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा आप कुछ टेक्निकल वर्ड है वो आपको मैं समझाऊंगा कि ये साइबर सिक्योरिटी जीएस पेपर 3, जिस पर हर साल एक प्रश्न आता है, ऐसे कितने ऐसे आए हैं साइबर सिक्योरिटी पर? आप स्वयं विचार करें, कितने प्रश्न आ चुके हैं? साइबर स्पेस एंड इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान या अभिशाप ले लीजिए, आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत से प्रश्न है साइबर सिक्योरिटी पर, ऐसे हो गया, प्रीलिम्स के लिए हो गया। अब इसके बाद आता है अरावली सफारी पार्क। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, यानी पर्यावरण संरक्षण के साथ भी जुड़ा हुआ है। एज एग्जाम्पल ही इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसका विरोध हो रहा है अरावली सफारी पार्क का। और विरोध इसलिए हो रहा है चूंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। इसका मतलब है विकास और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होना चाहिए, उस संबंध को अरावली सफारी पार्क परियोजना नुकसान पहुंचा रही है। और यूपीएससी ने आपसे जीएस पेपर 4 इथिक्स में क्या पूछा है? आपसे यही पूछा ना कि भैया विकास भी होता रहे, पर्यावरण का संरक्षण भी हो, कोई फिजिबल स्ट्रेटजी बताइए। आपसे इथिक्स में पूछा पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, एनवायरमेंटल इथिक्स क्या है। आप देख सकते हैं अरावली सफारी पार्क परियोजना के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ। फिर इसके बाद आता है कर्टसी एज कॉर्नस्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 गुड गवर्नेंस पर बात करेंगे। आप कहेंगे सर कैसे? जीएस पेपर 2 में तो गवर्नेंस है, जीएस पेपर 4 में भी कारपोरेट गवर्नेंस है, और वही विषय आपके सामने आ रहा है। समुद्र के नीचे केबलों को सुरक्षित करना, यानी सबसी केबल्स, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इकोनॉमी के लिए भी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चीन का ईस्ट रिएक्टर भाई साहब बहुत जबरदस्त चर्चा में है। तो ये ईस्ट रिएक्टर मुझे लगता है 2025 में प्रीलिम्स में मेरी तरफ से आउट है। यह जो सबसी केबल है ये मेरी तरफ से आई थिंक की आउट है। अरावली सफारी पार्क परियोजना मेरी तरफ से आउट है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्मल पावर स्टेट्स जो है, क्योंकि थर्मल पावर में कोयले का इस्तेमाल होता है, तो जो देश मतलब जिन राज्यों में ये थर्मल पावर स्टेट हैं, वहां पर जो प्रदूषण है उनका क्या निदान होना चाहिए, इस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। और इस बातचीत का रेफरेंस क्या है? फिर से वही विकास एवं पर्यावरण के मध्य संबंध होना चाहिए। फिर से यह विषय उसी विषय के साथ जुड़ जाता है जिसमें हर एक देश पेरिस क्लाइमेट समिट जो 2015 में हुई थी, उसके तहत सभी देशों ने एक स्वीकृति दिखाई थी, एक नियम बना था कि हर देश अपना एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की 5 वर्षों में अपने यहां ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के, उसके उत्सर्जन को रोकने के जो इंतजामात करेगा उसके बारे में डिटेल बताएगा। तो भारत सरकार ने भी अपना दूसरा एनडीसी प्रस्तुत किया। तो एनडीसी प्रस्तुत तो किया, लेकिन इस एडिटोरियल में यही चर्चा कि भाई आप जो थर्मल पावर स्टेट्स हैं उनको कैसे कार्बन उत्सर्जन से, प्रदूषण से मुक्त करेंगे। बड़ी अच्छी चर्चा है। फिर इसके बाद गिल्ट एज्ड मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीलिम्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गवर्नमेंट बॉन्ड एक प्रकार का चर्चा में है खूब प्रीलिम्स के लिए। फिर इसके बाद यह देखेंगे कि फरवरी में ही मुंबई में गर्मी क्यों बहुत पड़ रही, ह्यूमिडिटी और पसीना, प्रीलिम्स के लिए। कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे एंटी साइक्लोन
इसके बारे में प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। एक मुहावरा है, रोज आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, गुलाब लाल होते हैं बैगनी नीले होते हैं। यह मुहावरा कहां से आया, इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के मुहावरे आपको अपनी बात कहने में मदद करते हैं। आईएएस में 125 नंबर के हिस्से में, बिहार पीसीएस में तो कहावत सीधे सीधे आ सकती है। कितने टॉपिक आप देख सकते हैं बच्चों। फिर भारत और अमेरिका, यानी मोदी जी गए हैं तो जो जो समझौते हुए हैं, जीएस पेपर 2 आईआर, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, ए से और प्रीलिम्स की निगाह से। अगला टॉपिक भी एनर्जी पार्टनर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अमेरिका कैसे बनेंगे, सेम वही सिलेबस। फिर उसके बाद आता है भारत और अमेरिका ने भारत अमेरिका ट्रस्ट पहल स्टार्ट की है, यह क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये प्रीलिम्स के लिए फिलहाल के लिए हम पढ़ेंगे, न्यूज भी हमें पता लग जाएगी। पंचायती राज आंदोलन संकट में है, जीएस पेपर 2 यानी इंडियन पॉलिटी, यूनिट नंबर 2 ए से प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन, क्योंकि आप सबको पता है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो एक बार बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं जो जीएस में पूछा जाएगा क्या है, एंड सो ऑन। हाल ही में बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों में जो गर्माहट आ रही उसकी व्याख्या की गई है। वही होता ना कि एक कहावत है कि जाका गुरु अंधला चेला खरा निरंध, ऐसा करके है, तो गुरु चेला दोनों। फिर इसके बाद आते हैं, अच्छा आप लोग कभी इस बात को सोचते हैं कि यार आपको अगर पैसा, आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आपका दोस्त कौन होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका पड़ोसी मजबूत हो, तभी आप मजबूत होंगे, क्योंकि तभी वो शांति से रहेगा। लेकिन ये लोग क्या ही बताए यार, बांग्लादेश अच्छा ग्रोथ कर रहा था लेकिन पाकिस्तान को पसंद आया नहीं। पाकिस्तान ने कहा ये हमसे आगे कैसे निकल सकता है, ठीक है उसने कहा ये हमसे आगे कैसे निकलेगा। फिर आता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे फॉर प्रीलिम्स। और उसके साथ साथ यहां पर एक बढ़िया सी जानकारी, बहुत से बच्चे कॉल करें सर कोर्सेस को सामान्य ढंग से बता दिया जाए जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कोर्सेस अभिव्यक्ति आईएएस, हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें ए से राइटिंग एकदम इंडिपेंडेंट कोर्स, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आप जब भी लेना चाहें, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, कोई सा भी पीसीएस, तो इसका फाउंडेशन कोर्स है। मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट में डेवलप करने जा रहा हूं। 1 मार्च से इस पर बेसिक क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। जिनको भी ऐसे लिखने में दिक्कत है, 10-5 नंबर भी आपकी कहानी बदल देते हैं, लेकिन बच्चे इतना सोचते नहीं है, सोचना चाहिए। उन्हें लगता है लिख लेंगे। आप जब 250 शब्दों का और 150 शब्दों का क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पा रहे, टू बी ऑनेस्ट 99% बच्चे, 1% लिख लेता है, तो आप 125 नंबर के साथ कैसे जस्टिस कर पाएंगे शुरू से अंत तक कार्य कारण की श्रृंखला में, आप कैसे इसे लिख पाएंगे। इसलिए पहली बार, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं एज अ एक सब्जेक्ट, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, आप सभी बच्चों से जो हिंदू देख रहे हैं, सबसे खासकर जो 2026 या 27 वाले हैं, ये उनके लिए मैं स्पष्ट कह दूं 28 वाले, आप धीरे धीरे निबंध लिखना सीखना शुरू कर दीजिएगा अगर आपका मन करेगा इसमें, क्योंकि 250 नंबर होता है और 250 नंबर के लिए केवल 2 प्रश्न होते हैं, तो इसमें नंबर पाने की संभावना होती है, नंबर गंवाने की। अगर आप डिमांड गलत समझ गए तो जीएस के प्रश्न की डिमांड अगर आप गलत समझ गए, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जीएस के प्रश्नों की डिमांड गलत समझ गए तो एक बार तो चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा बताना मुझे। क्यों चलेगा, क्योंकि 10 नंबर का आपका गलत होगा, तब भी 1-2 नंबर मिल ही जाता है। अगर आपने ऐसे की डिमांड गलत थाम ली, आप सोचिए आपको कहीं सहारा नहीं मिलेगा। यह पंक्ति आप रोज मेरे मुंह से यहीं पर अब सुनेंगे हिंदू के सेशन में, एवरी टाइम यही चीज, पहले इसीलिए ऐसे लगा। तो जितनी मेहनत हिस्ट्री में करते हैं, जितनी मेहनत पॉलिटी में करते हैं, जितना इंटरनल सिक्योरिटी में करते हैं, जितना पर्यावरण के टॉपिक में करते हैं, साइंस टेक में करते हैं, क्या उतना टॉपिक आप एशे का करते हैं। एक दूसरा, सभी बच्चों से प्रश्न अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के पूछिए, आपको ये तो पता है कि इतिहास के ये हैं, भूगोल के ये हैं, पर्यावरण के ये हैं, हिंदू के ये हैं, इसके ये हैं, उसके वो हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे के एक भी टीचर का नाम बताए। मेरा भी अभी मत लीजिए, आप ऐसे कॉमन रूप में अभी देखिए, आपको
पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में, पूरे ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी आपकी निगाह जाए, निबंध के किसी एक ब्रांड टीचर का नाम बताइए। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जरा विचार करके मुझे बताइए। एक अध्यापक का नाम आप बताइए जिसके बारे में आप पूरे यूट्यूब पर ये जानते हो कि ये ऐसे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद हैं। मैं लेक्चर की बात कर रहा हूं, कहानी की बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसे लिख लेना चाहिए, ऐसे लिख लेना चाहिए, ऐसे लिख लेना चाहिए। नो 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 नो। एक का नाम आप बताइए। आप सब तो स्वाभाविक रूप से यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आपको सबके बारे में जानकारी होती है। छवि केरिक सर, किसी टॉपर ने ही ऐसे टीचर या बुक की चर्चा नहीं की। बेटा, टॉपर से हम अपनी स्ट्रेटजी ना बनाएं। मैं साफ कहूंगा कि जितने भी टॉपर आप देखते हैं उनका बैकग्राउंड आपने देखा है ना, बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड है। जो टॉपर है, मैं मान सकता हूं कुछ को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम उनकी स्किल उनका अच्छा होता है। आप देखेंगे उनके मार्क्स, उनका पूरा पैटर्न लाइफ का वो बहुत बेहतर होता है। तो इसलिए उनसे मत कंपेयर करिए। क्या वही टॉपर जो होते हैं 100-200 वही यूपीएससी की तैयारी करते हैं? नहीं, यूपीएससी की तैयारी तो 10 लाख करते हैं। तो आप उन 10 लाख में से जरा सर्च कीजिए। टॉपर तो घिस घिस के टॉप कर ही गया ना, उसको आप छोड़ दीजिए। एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 में उसको लग गया। ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में आप सब, खासकर 26 और 27 वालों को, 25 वालों को तो स्वाभाविक है, मेरे ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन मैंने अपना प्रेशर 14 लेक्चर जो करा दिया था उसी समय वो मैंने फाउंडेशन वालों को दे दिया। वो थोड़ा सा मेरी मदद कर दिया। अदरवाइज अभी बहुत डिटेल में मैंने भी क्लास यहां नहीं शुरू की है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो पहली बार मार्च में, क्योंकि मार्च एक ऐसा समय है जहां पर अब 26-27 वाले ही बच्चे ज्यादातर जुड़ रहे हैं, तो 26-27 वालों के लिए प्लान किया जाए, ठीक है। अब बाकी जब सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएंगे तो 25 वाले भी उसका आनंद ले पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है, मेरे प्यारे बच्चों, चीजें बहुत हमको अब नए ढंग से सोचनी। अब आता है दूसरा जीएस फाउंडेशन कोर्स, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए है। और कोई सा भी आपका स्टेट पीसीएस है, अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिना एक परसेंट भी सोचे हुए। यूपी बिहार वाले तो जुड़ रहे हैं, एमपी हरियाणा आप सब जुड़े। जनरल स्टडीज की जो मेरी समझाने की शक्ति है, जो इथिक्स को मेरी समझाने की शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। कोचिंग की तरह एक एक लाइन पर आप मत जाइए। हमारे पास आईएएस का बेस्ट कंटेंट, वही कंटेंट पीसीएस वाले बच्चों को भी मिलेगा। जीएस का हमारे पास पूरा कंटेंट रेडी है, हम सबसे स्ट्रांग है कंटेंट में। तो इसलिए स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। फिर आते हैं ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ऑप्शनल मैं खुद पढ़ाता हूं, लेकिन अब जितने बच्चे हैं जैसे प्रियंका वगैरह, आप सबके लिए क्या महत्वपूर्ण है ऑप्शनल की मेंटरशिप। ये शुरू हो गई अब 2026-27 में। फिलहाल जिनको अटेम्प्ट करना है, तो मैं कौन कौन से ऑप्शनल की मेंटरशिप देने जा रहा हूं। पीएसआईआर, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी। आप कहेंगे सर ज्योग्राफी क्यों, जबकि आप तो ज्योग्राफी जीएस भी नहीं पढ़ाते हैं। भाई मेंटोरशिप इसलिए मेंस की, चूंकि मेंटोरशिप एक तरीका है। कंटेंट आपके पास है, पढ़ना आपको है, मेरा क्या होगा उसको अपडेट करना, उसके लिए प्लान तैयार करना। जैसा मैं तैयार करता हूं, आप सबको मेरे प्लान पसंद आते हैं। अगर आपको IQIP पसंद आता, अगर आपको ये सामी पसंद आता, अगर आपको मेरे इनोवेशन पसंद आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से, और पीएसआईआर का तो मैं खैर कर ही चुका हूं, तो पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये मेंटोरशिप ऑप्शनल की, ये भी आपको अवेलेबल है। यानी अगर आप कोचिंग कर चुके हैं और आपको समस्या है, एक दूसरा आपने कोचिंग नहीं किया, आप परेशान है, तो भी हमारी टीम से कॉल करेंगे, हम आपको रिकमेंड कर देंगे कहां पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एनालिसिस। तो ये तो आपके सामने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए चल ही रहा है। तो फिलहाल ये हमारे कोर्सेज हैं जिनको आप हमारे अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप से जुड़ करके कनेक्ट कर सकते हैं, और इन फोन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ या मैसेज करके इन सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच। चलिए, संवैधानिक नैतिकता अवधारणा की उत्पत्ति और बारीकियां। बिल्कुल बेटा, इकोनॉमिक्स की नहीं, सभी की। छवि केवल इकोनॉमिक्स की नहीं बेटा, हर चीज की फ्री हैंड क्लास होगी, एकदम सोचना नहीं। हिंदी साहित्य भी फ्री हैंड होगी, सब होगी। 1 मार्च से 2026-27 वालों पर विशेष फोकस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा ये बिहार और ये सारी चीजों से थोड़ा सा निवृत्त हो जाऊं, जो मेन सभी चल रहा है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, यहां आने का मतलब है आपको हर एक चीज मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक नैतिकता अवधारणा की उत्पत्ति और बारीकियां देख सकते हैं आप, पूरा द हिंदू का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। अब हम आज वाई इज दिस इशू पे जाने की बजाय सीधा आ जाते हैं, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ाते हैं। जीएस पेपर 2 2021 में आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर प्रश्न आया हुआ है जीएस पेपर 2 में, इंडियन पॉलिटी में। और यह ऑब्वियस है, यूनिट नंबर 1 के साथ भी कनेक्टेड है और यूनिट नंबर 6 के साथ भी कनेक्टेड है। ऊपर सिलेबस लिखा ही हुआ है। भारतीय संविधान, ठीक है, ऐतिहासिक आधार एंड विकास, उसकी विशेषता। तो संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर बेस्ड है, यानी आधारित है, आप देख सकते हैं। और फिर पूछा कि भैया सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय बताइए, न्यायिक निर्णय, हाई कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय बताइए जिसकी सहायता, मतलब ऐसे निर्णय बताएं जिससे कि संवैधानिक नैतिकता को हम समझ सकें। यानी लबोलुआबे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के डिसीजंस में, विभिन्न केसों में संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण किस प्रकार से किया गया। पॉइंट इज क्लियर बेटा, पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन 2019 में, संवैधानिक नैतिकता शब्द का क्या अर्थ है, संवैधानिक नैतिकता को कैसे बनाए रखा जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देख सकते हैं आप, यूपीएससी क्या, मैं मेरे बच्चे यही आपसे कहता हूं कि यूपीएससी के पास ना ऑप्शन ही नहीं। यूपीएससी के पास रिपीट करने के नाम ऑप्शन नहीं है। ये प्रीलिम्स में भी होता है, लेकिन हम कहते हैं नया क्वेश्चन, अरे भाई वो नए ढंग से पूछ रहा, मुद्दा वही है प्रीलिम्स में भी। यानी मुद्दा क्या है, संविधान की प्रस्तावना ही है। मुद्दा क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ही है। मुद्दा फंडामेंटल राइट ही है। जो आप आर्टिकल 14 पढ़ते हैं उसी को नए ढंग से पूछ लेता है। यूपीएससी टोटल रिपीट करता, चूंकि आप रिपीट क्यों नहीं करेंगे, आप कहां से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसीलिए बार बार रिवाइज करने की बात करता हूं। आप देख सकते हैं, अगर आप मेंस के पीवाईक्यूज मेरे साथ सॉल्व करते हैं, जो कि 25 मई से अभियान स्टार्ट होगा मेंस का, यानी 25 को जैसे ही मेरे बच्चों का प्री हो गया, 26 मई से, जैसे अभी आप देख रहे होंगे प्रीलिम्साथॉन में हम सबसे पहले टेस्ट ले रहे हैं अपना, जो हमने बनाया नहीं, वहां पर सबसे पहले पीवाईक्यू का टेस्ट होगा। यानी हम पीवाईक्यू से अपनी जर्नी स्टार्ट करें, जिससे बच्चे बहुत बढ़िया से यूपीएससी समझ गए, उनकी डिमांड, और जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे हमारे टेस्ट का, मेंस का, उनको लगेगा अरे यार ये तो सब हो चुका है, ये तो सब पीवाईक्यू में ही आ चुका है, बस केवल वो लैंग्वेज बदल दे रहा है। और बच्चा कहता है अरे हम तो इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो बच्चा क्यों कहता हम उसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चे को सिखाया नहीं गया। क्या नहीं सिखाया गया बच्चे को, कि बेटा पीवाईक्यू में जितना पूछ चुका है उससे ज्यादा मुद्दे इस देश के सामने है ही नहीं। बोलो मुझे बेटा, अरे भाई साइक्लोन पर पूछा है, अब साइक्लोन जब आप पढ़ोगे तो आप पूरा ही साइक्लोन पढ़ोगे ना। कभी उसमें एक पार्ट पूछ रहे हैं भाई बंगाल की खाड़ी में क्यों अधिक आते हैं, अरब सागर में नहीं आते, पहले अरब सागर में आते थे, इस टाइप की चीजें। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है ईज ऑफ डूइंग। आखिर भारत सरकार को क्यों फोकस करना पड़ा, वर्तमान सरकार में ईज ऑफ डूइंग इजी हुआ। तो ईज ऑफ डूइंग यही है, इसी को बोलते हैं ईज ऑफ स्टडिंग। लेकिन इस पर हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, हमारा पार्ट हिस्ट्री पढ़ाना, हम हिस्ट्री पढ़ाए चले गए। हमारा पार्ट है पॉलिटी पढ़ाना, हम चले गए। इजी हुआ नहीं, इसलिए रिजल्ट हुआ नहीं। अब इजी मैं कर रहा हूं, रिजल्ट होगा 100%। चलिए, तो आपने देख लिया इसकी उपयोगिता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। और अब आते हैं हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन या यूपीएससी का सिलेबस। पहली यूनिट यहां पर भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं
और स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो उसकी प्रस्तावना है, और वह प्रस्तावना संवैधानिक नैतिकता का मुख्य पिलर है, मेन स्तंभ है। क्या है कि नहीं? हम भारत के लोग, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, क्या यह संवैधानिक नैतिकता का आदर्श आधार है कि नहीं? आपसे पूछना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, एक। दूसरा, और सभी को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। बस ये दो पंक्तियां आप उठा के चिपका दीजिए। संवैधानिक नैतिकता का आदर्श यही है। अगर इनका संरक्षण व्यक्ति, क्योंकि अगर हम ही संविधान के आदर्शों का पालन नहीं करेंगे और हम किसी पद पर बैठे तो स्वाभाविक है संविधान के आदर्श नैतिकता का रूप ले ही नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, संवैधानिक नैतिकता, संविधान की प्रस्तावना के जो आदर्श हैं, उनको जब व्यक्ति और संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, जब उसका बेहतर ढंग से अनुपालन करते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं, तो हम संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण करते हैं। इसीलिए इसको इस यूनिट में रखा गया, लेकिन इसे आप यूनिट नंबर 6 में रख सकते हैं, न्यायपालिका की भूमिका, क्योंकि न्यायपालिका की भूमिका संवैधानिक नैतिकता के संरक्षण में यूपीएससी ने 2021 में आपसे पूछ लिया है। अब आता है जीएस पेपर फॉर एथिक्स। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया डायमेंशन ऑफ एथिक्स। इसमें कभी बिजनेस एथिक्स पूछता है, कभी एनवायरमेंटल एथिक्स पूछता है, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स पूछता है, और इसीलिए पूछा है, आपने नोटिस कर लिया। ऐसे मैंने चर्चा आपसे पहले ही कर दी। अब एक बार आप इस मुद्दे को पढ़ें, जरा देखें। कहता है कि संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों, गवर्नेंस और लोकतंत्र पर न्यायिक व्याख्याओं और बहस के संदर्भ में। यानी जब भी किसी मामले पर नैतिकता की उत्पत्ति कैसे, जब भी किसी केस पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करते हैं, तो वहां पर संवैधानिक नैतिकता शब्द का वह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यह जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, यह संवैधानिक नैतिकता की उत्पत्ति, विकास और निहितार्थ, यानी उसके क्या इंप्लीकेशंस है, उसका क्या महत्व है, इस विषय की पड़ताल करता है, जो स्वाभाविक है हमारे यूपीएससी के लिए अत्यंत प्रासंगिक बन जाता है। तो यह विषय आपके सामने रखता हूं और अब आगे बढ़ाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सिलेबस देख लिया। स्टेट पीसीएस सेम यूपी पीसीएस, तो बिल्कुल यूपीएससी का ही सिलेबस है। जो नए बच्चे होंगे जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी को अलग मानते हैं, शायद आपका मिथ टूटने लगे। बिहार पीसीएस जीएस पेपर 2 स्वाभाविक इंडियन पॉलिटी में जो केसेस हैं वो तो आप यूज कर ही पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर अगर कोई प्रश्न पूछा जाए 70th बीपीएससी मेंस में या 71 बीपीएससी मेंस में। बाकी ये मैंने आईएएस के क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं। एथिक्स और एसे मैं जो लाइव क्लास में डिस्कस करता हूं, तो एथिक्स मैंने डिस्कस कर दिया है, क्योंकि टॉपिक ही कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स पर है, और आगे पूरे विस्तार से डिस्कस भी किया जाएगा। और एसे, तो इस प्रकार के एसे, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, कोई सा भी एसे 2024 से लेकर के अभी तक आप उठाइए जिसमें फिलॉसफी है और जिसमें कुछ रिफॉर्म की बात हो रही है, कुछ अच्छी की बात हो रही है, कुछ गुड की बात हो रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ये सारे डिसीजन जो संवैधानिक नैतिकता के संरक्षण के लिए विभिन्न संदर्भों में दिए गए हैं, क्या वो विजनरी डिसीजन है कि नहीं? बोलते जाए, क्या वो नंबर 1 विजनरी डिसीजन है कि नहीं? क्या वो विजडम फाइंड्स ट्रुथ है कि नहीं? क्या इसी प्रकार के चिंतनशील अन्य निबंध हैं कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है, आप उसको यूज कर लेंगे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सामी फ्रेमवर्क। सामी फ्रेमवर्क मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक कि ये मेरा 2025 का वो इनोवेशन है जो आपको ये महसूस होने लगा होगा कि लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है कि नहीं? ये सच्ची सच्ची बताना। मुझे खुश करने के लिए नहीं, और जितने बच्चे, काफी बच्चे क्लास में, आप सब लोग, सभी लोग बताइए, क्या ये जो बात है ये सत्य है कि नहीं? सामी, आईक्यू आईपी से भी बेहतर सामी है। मतलब कंटेंट की बात करूं, वैसे तो आईक्यू आईपी माने सब कुछ। सब बच्चे बताएंगे एक बार, मैं सुनना चाहता हूं, चूंकि सामी, उसके पीछे रीजन है, जब मैं सामी बनाता हूं ना, तो मेरा ही दिमाग टनक जाता है। पीछे मैंने बच्चों को बहुत कंटेंट पढ़वा दिया,
पहले मैंने बच्चों को पूरा, यार आज 200 पेज में 4 दिन का एडिटोरियल है, और ऐसे 200 में मेरा एक रोज का भी नहीं होता था। तो ये थोड़ा सा मुझे इस बात की एक चिंता रही है। खैर, तो सामी फ्रेमवर्क में सबसे पहला एस लेते हैं। एस यानी स्ट्रक्चर्ड मेमोरी, यानी 5W+1H, आप सबको पता है। अब इसमें देखिए कैसे टॉपिक हम समझते हैं। संवैधानिक नैतिकता क्या है, आप जरा देखते जाइए। अब सिंपल सी डेफिनेशन रटनी हर एक बच्चे को, या एक नागरिक संस्कृति है या सिविक कल्चर है जो संवैधानिक संस्थाओं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मैंने बोला, सार्वजनिक तर्क यानी पब्लिक रीजनिंग, यानी जो हमारी जो सरकार है, आत्म संयम और आलोचनात्मक सोच के प्रति सम्मान को बनाए रखती हैं। यह संवैधानिक नियमों के पवित्र पालन पर जोर देती है। यही है संवैधानिक नैतिकता। एक नए ढंग से बता दिया, पीछे अलग ढंग से बताया था, अभी एनालिसिस में अलग ढंग से बताया था कुछ देर पहले। तो संवैधानिक नैतिकता आपके सामने आ गई, कुछ बताने की जरूरत है। यानी संविधान के आदर्शों का अनुपालन किया जाना चाहिए। यह कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स है, जो डायमेंशन ऑफ इथिक्स का एक कोर पिलर है, एक कोर पॉइंट है, जिस पर एक बार जीएस में, एक बार एथिक्स मतलब जीएस पेपर 2 में, एक बार पेपर 4 में प्रश्न पूछा गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, या महत्वपूर्ण क्यों है। एक बच्चा है नीतीश चौधरी, ये कह रहा है कि अब सर पूरा पढ़ पाते हैं। ये नीतीश, अगर मैं समझ पा रहा हूं तो आप जो वही स्टूडेंट हैं जो काफी मेहनत कर रहे हैं, यानी अपना अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल रहे हैं पढ़ाई के लिए, आप वही हैं। अगर आप वही हैं तो समझिएगा कि ये सब प्रोग्राम आप लोगों को देख करके ही बनाया है मैंने, ये सामी। क्योंकि मैंने देखा मेरे बच्चे थोड़ा सा वीकर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और इनके पास, इनको काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। अगर इतना कंटेंट लदेगा तो ये पढ़ाई भी और काम के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सारी चीजें आपके लिए बनाई जा रही है। यानी मैं कोई भी इनोवेशन करता हूं ऐसे नहीं होता, मैं देखता रहता हूं कि बच्चों की क्या समस्याएं हैं, उसके आलोक में मैं सारा काम करता हूं। ठीक है। और अभी टॉप 50 चैप्टर पर, अब आज रात से, अभी तक तो कुछ भी नहीं कर पाया हूं, आज रात से, क्योंकि कल मैं प्रयागराज से ही आया, 3 दिन से सोया नहीं, ऑब्वियस है, थकान थी, सोया कल रात में बहुत। यह महत्वपूर्ण क्यों है। संवैधानिक नैतिकता सार्वजनिक नैतिकता की अस्थिरता के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में काम करता। मतलब सार्वजनिक नैतिकता की अस्थिरता, यानी अगर संस्थाएं नैतिकता का अनुपालन करना छोड़ दें, यानी संस्थाएं जो उनकी ड्यूटी है उसको निभाना छोड़ दें, तो वैसी परिस्थिति में संवैधानिक नैतिकता उन्हें प्रेरित करती है। बाध्य कभी मत लिखिएगा, क्योंकि जहां बाध्य होगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाएगा। नैतिकता, मोरालिटी हमेशा क्या होती है, ऐच्छिक होती है। तो सार्वजनिक नैतिकता यानी जब संस्थाएं और व्यक्ति, जो उन संस्थाओं को लीड कर रहे हैं, वह अपना कर्तव्य भूल करके और अनुचित कार्यों में, अशुभ कार्यों में लगते हैं, उस परिस्थिति में संवैधानिक नैतिकता उन्हें प्रेरित करती है कि देश काल परिस्थिति में आप वही करिए जो आपको ड्यूटी दी गई है, जो आपसे संविधान के द्वारा, आपकी शपथ के द्वारा, आपकी ओथ के द्वारा अपेक्षा की गई है, आप वही कार्य करिए। आई थिंक कि आप समझ गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण क्यों, देखिए कितना बढ़िया कंटेंट। यानी ये क्या है या क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इस अवधारणा की जड़ें। स्वाभाविक है, मैंने आपको बेसिक इथिक्स पढ़ाया है, तो उस बेसिक इथिक्स में आपको पढ़ाया गया कि भाई, कहने को तो एक विषय के रूप में जो नीति शास्त्र है वह यूनान ग्रीक से ही प्रारंभ माना जाता है। हमारे यहां धर्म और नीति एक ही सिक्के के एक पहलू हैं, दो पहलू भी नहीं, मैं ऐसा सिखाता हूं। तो हमारा चूंकि धर्म इति धार्यते, धर्म वही है जो धारण करने योग्य हो, धारण क्या किया जाए अच्छाई, तो हमारे धर्म में ही नैतिकता का पाठ सिखाया गया। इसलिए हमारे यहाँ नीति शास्त्र पर अलग से पुस्तकें नहीं लिखी गई, लेकिन पश्चिम में नीति शास्त्र एक अलग विषय के रूप में विकसित हुआ, तो स्वाभाविक रूप से इसकी जड़ें ग्रीस में जाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
और फिर यह संवैधानिक चर्चा में हमारे यहां आया जब संविधान बन रहा था। बाबा साहब ने इस पर विशिष्ट चर्चा की जो आपको यहां पर लिखा भी गया है। ठीक है, अब आता है मेरे प्यारे बच्चों यहां से कहानी। ठीक है, इसका किस बात पर जोर है? यानी बाबा साहब कहते हैं इसे सीखो और इसे संस्थागत बनाओ, यानी इसका उपयोग करो, संस्थाएं इसका उपयोग करें, व्यक्ति इसका उपयोग करें। भारत में इसे कब लागू किया गया तो आप देख सकते हैं, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें आधारिक संरचना की बात की गई, यानी संविधान का एक बेस स्ट्रक्चर निर्धारित किया गया। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982, यानी न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया इस केस में। नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार, यानी समलैंगिकता को अपराध से मुक्त किया गया। मनोज नरूला बनाम भारत संघ 2014, राजनीति में अपराधीकरण पर चर्चा की गई। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई। तो ये संवैधानिक नैतिकता के संरक्षण के उदाहरण। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, धारा 337 के तहत समलैंगिकता को अपराध से मुक्त किया गया। एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ 2018, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्ति वितरण को स्पष्ट किया गया। न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, निजता का अधिकार, मैंने आपको पढ़ाया। कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार 2015, सुशासन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, 2024 संविधान पीठ ने कहा न्यायिक निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के पालन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे आपके सामने आ गए। अब आता है हाउ इज इट इंप्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस, यानी व्यवहार में इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसी को यहां पॉइंट में लिखा गया कि भाई हम संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करें, जो भी संविधान ने हमारे लिए नियम कानून विधि की बात की है उसको समय समय पर बनाएं, संशोधित करें और उसे समयानुकूल बनाएं, तर्कपूर्ण बहस करें और फिर कानून का निर्माण और उसका क्रियान्वयन करें। यानी व्यवहारिक रूप से कैसे बनाएं। आई होप आप इतने शॉर्ट में इस पूरे कंटेंट को समझ गए। फिर अगर समझ गए तो एस ने ही समझा दिया, लेकिन अब सामी में एस ए आ रहा है। ए एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग मैट्रिक्स फार्मूला, जिसे मैंने नाम दिया है। एस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी, देख सकते हैं सार्वजनिक नैतिकता। तो परिभाषा क्या है अगर आप ये देखिए, संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक नैतिकता का पालन, दो शब्द में। ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये हो गया संवैधानिक नैतिकता और एक हो गया सार्वजनिक नैतिकता। याद रखिएगा, पब्लिक यानी संस्थाओं के द्वारा, जनता के द्वारा। ये मैंने आपको, अधिकार कहां से मिलता है, संविधान और न्यायपालिका से। सार्वजनिक नैतिकता का आधार जन भावना और परंपराओं से, लचीलापन न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित होता है। यह सामाजिक प्रवृत्तियों के साथ परिवर्तित होता रहता है, दूसरा वाला। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं विस्तार से आपके सामने। फिर आता है नेमोनिक्स, यानी सामी में एस हो गया, ए हो गया, अब एम आता है। संवैधानिक नैतिकता को के सिद्धांत को याद रखने के लिए सूत्र का नाम है मोरल। जरा देख सकते हो बेटा, मोरल को ही नैतिकता कहा जाता है और मोरल से ही मैंने फार्मूला बना दिया मोरल। एम से मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, यानी संविधान की आज के संदर्भ के अनुरूप व्याख्या होनी चाहिए। ओ ऑब्जेक्टिविटी इन जुडिशियल रीजनिंग, न्यायिक तर्क में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड राइट बेस्ड गवर्नेंस, कानून का शासन और अधिकार आधारित प्रशासन होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, सभी संस्थाओं के, राज्य मतलब राज्य नहीं, राज्य का मतलब यहां भारत और सभी राज्य है या पंचायती राज अन्य संस्थाएं, राज्य संस्थाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। लीगल प्रेसिडेंस ओवर पर्सनल बिलीफ, यानी व्यक्तिगत आस्थाओं पर कानून को प्राथमिकता दी जाए। तो ये हो गया मोरल आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। अब हो गया सामी एस ए एम। अब आता है आई, यानी जो पढ़ा उसको कैसे IQ IP करें या इंटीग्रेशन करें आंसर में। तो अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपको यहां बता दिया गया है कैसे लिखना है कॉन्स्टिट्यूशनल, बिना प्रश्न के ही बता दिया गया। प्रश्न आगे है सामी फ्रेमवर्क में। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एक्सप्लेन इट्स नेसेसिटी इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, मेन बॉडी में डिस्कस कीजिए इसकी उत्पत्ति, अंबेडकर, ग्रीक डेमोक्रेसी,
फिर इसके बाद प्रोवाइड कीजिए कंटेम्परेरी एग्जांपल्स, यानी जो भी जुडिशियल रूलिंग्स थी जो मैंने आपको भी बताया। फिर हाईलाइट करिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड पब्लिक मोरालिटी के डिफरेंस को, और एक बहस कीजिए, एक आर्गुमेंट कीजिए, एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड सोसाइटल नॉर्म्स, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारी चीजें आपके लिए, मसाला चैलेंज भी बता दीजिए, कंक्लूजन भी बता दीजिए। देख कितना बढ़िया से दिया गया है, यानी इससे क्या होगा कि आपके पास एक बेहतर कलेक्शन कंटेंट का हो रहा है, और इस कंटेंट के द्वारा आप एग्जाम के समय अपने आप को तूफान महसूस करेंगे। और फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं, अब जितने मेरे हिंदी साहित्य वाले बच्चे 2025 के हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, हाँ पहले इनकी बात कर लूं क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं। आप मुझे बताएं, अब इसी सामी फ्रेमवर्क पर जब अगर हमने फ्रांस की क्रांति सेट कर दी, इसी सामी फ्रेमवर्क पर मैंने प्लासी, बक्सर, जितने भी युद्ध होते हैं सबको एक साथ सेट कर दिया, सारे युद्ध एक साथ, आप मुझे बताएं आपका हलवा हो जाएगा ऑप्शनल 10 दिन में कि नहीं हो जाएगा? और मेरे लिए, क्योंकि तब तक मैं अभी 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 हल्का हल्का मैं बनाते समय कंटेंट फंस जाता हूं, क्योंकि कुछ चीज ऐसी आ जाती है फिर उसको ठीक करना ही करना टाइम लगता है। मेरा कंप्यूटर पर उतना हाथ ठीक नहीं, टेक्नोलॉजी में जानता हूं लेकिन कंप्यूटर के थ्रू मैं बहुत एक्सपर्ट टाइप वाइप करने मुझे बहुत टाइम लगता है। ठीक है, कुछ चीजें तो हटानी पड़ती हैं, जोड़नी पड़ती हैं। अब आते हैं समरी, यानी तो बताने की जरूरत नहीं, यानी पूरी समरी हो गई। अब देखिए मेंस मॉडल क्वेश्चन, अब ये यूपी पीसीएस में इसी साल पूछ सकता है, बिहार पीसीएस में तो अभी खैर सिलेबस में है नहीं, उत्तराखंड पीसीएस के बच्चों के लिए भी। संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? हाउ डज इट हेल्प इन बैलेंसिंग फंडामेंटल राइट्स एंड सोसाइटल नॉर्म्स? या मौलिक अधिकारों और सामाजिक मानदंडों के बीच संतुलन बनाने में कैसे मदद करती? उदाहरणों के साथ समझाइए, इल्युस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, किस चीज में बैलेंस करने में, किसको बैलेंस करने में? मूल अधिकारों को और सामाजिक मूल्यों को। फिर एक बढ़िया सा कंक्लूजन, संक्षेप में आपका आंसर तैयार। आइए जरा हिंदी में पढ़ के आपको सुनाता हूं, यानी इस प्रश्न का उत्तर कैसे आपको लिखना है। डिमांड आप प्रश्न की समझ रहे हैं कि भाई संवैधानिक नैतिकता आपको बतानी, और दूसरा बताना है कि संवैधानिक नैतिकता की भूमिका यानी रोल किस में, कैसे वो फंडामेंटल राइट्स और सामाजिक मानदंड दोनों में संतुलन बनाता। तो संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करना, जो भी जन भावनाएं हैं, क्षणिक जन भावनाएं, उन क्षणिक जन भावनाओं पर न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। यानी आज कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसके द्वारा हम चीजों को नहीं बदलेंगे, हम न्याय, समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दें, ये संवैधानिक नैतिकता। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संवैधानिक आदर्शों को कायम रखते हुए लोकतंत्र को बनाए रखने में संवैधानिक नैतिकता की भूमिका पर जोर दिया है। अब आता है कि इसकी भूमिका मौलिक अधिकारों और सामाजिक मानदंडों में संतुलन स्थापित करने में क्या है। तो पहला, यानी संवैधानिक नैतिकता अधिकार आधारित सुनिश्चित शासन सुनिश्चित करती है। इसका मतलब क्या? मेरे प्यारे बच्चों, बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। कि सरकार का कोई कानून आता है और यह लगता है कि इससे नागरिकों की निजता जा सकती है, तो फिर संवैधानिक नैतिकता के आदर्श के सामने भी प्रश्न खड़ा होगा, और फिर संवैधानिक नैतिकता के आदर्श को सुनिश्चित करने के लिए पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। यही तो है ना सिलेबस में, प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति के विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, विचार, विश्वास, हम किस चीज में विश्वास करते हैं, न्यायिक समीक्षा और सामाजिक परिवर्तन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमें अनुमति देती है कि हम संविधान की समय के अनुकूल प्रगतिशील व्याख्या कर सकें, और इसी का उदाहरण है नवतेज सिंह जौहर केस 2018, जिसमें समलैंगिकता को अपराध से मुक्त किया गया। यह संविधान की प्रगतिशील व्याख्या का एक उदाहरण। न्यायिक समीक्षा और सामाजिक परिवर्तन, इसके माध्यम से संवैधानिक नैतिकता कैसे आगे बढ़ रही है, उसका उदाहरण आपने देखा नवतेज सिंह जौहर केस।
फिर तीसरा आता है कानून के द्वारा सार्वजनिक नैतिकता को विनियमित करना, जैसे सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामला। यानी परंपरा और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन इसी संवैधानिक नैतिकता के आदर्श के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला केस में बनाए रखा। ठीक है। विधायी एवं कार्यकारी अतिक्रमण की जांच, जो केशवानंद भारती केस का आधार बना। तो परंपरा क्या है और संवैधानिक अधिकार क्या है, इनके बीच संतुलन सबरीमाला और राज्य की मनमानी कार्रवाई को रोकना, केशवानंद भारती केस 1973। पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो इसी हिसाब से आपको प्रश्नों को टैकल कर लेना। पॉइंट इज क्लियर? और फिर एक बेहतर सा निष्कर्ष। तो इसीलिए अभिव्यक्ति आईएएस में मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, क्योंकि हमेशा मैं एक ही बात कहूंगा, मेंटोरशिप उसी की, मेंटोरशिप मतलब पूरा क्लास जीएस ये सब जो करंट का अच्छा खासा जानकार हो, नहीं तो अपडेट आप नहीं पढ़ पाएंगे, ट्रेडिशनल ही पढ़ पाएंगे। ये लाइन सही कह रहा हूं नहीं, एक बार आप सब बच्चे बताएं कि अगर आपका मेंटर, जो आपका मेन मेंटर है, वो करंट से अपडेट नहीं है, तो फिर उसकी टीम भी नहीं होगी और स्वाभाविक रूप से उसका कंटेंट भी अपडेट नहीं होगा। क्योंकि जब नेता ही कमजोर है तो फिर पूरा स्ट्रक्चर नीचे का कमजोर होगा, ये फिक्स है। और एक बार सब लोग जरा कमेंट करो तो भाई तगड़े से, यहां का नेता कैसा है? जैसे नहीं चुनाव में कहते हैं हमारा नेता कैसा हो, तो आपका यानी इस अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप का नेता कैसे है, अपडेट है कि नहीं भयानक रूप से? और कंटेंट, एक बार कंटेंट के बारे में बताना, क्या हमारा कंटेंट सबसे बेस्ट है कि नहीं? मैं सच कह रहा हूं, अब आज मैं ये बात बोल कर रहूंगा, चाहे कोई इसे आत्ममुग्धता समझे, चाहे जो आप पढ़ रहे हैं हमारा कंटेंट, इनफैक्ट जो आदित्य सर पढ़ा रहे हैं हमारा, मेरा तो छोड़ दीजिए, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का कंटेंट और जिस तरीके से आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं, बेस्ट है कि नहीं? मुझे हटाइए, मुझे तो आप कब से फॉलो कर रहे हैं, मैं अपनी टीम की बात करता हूं। आप लोग मुझे बताएं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में है? देखो एक तरफ से आ रहा, कोई कह रहा है कि सर सुनील सर जैसे हैं, कोई कह रहा है ये। आप सोचो सुनील सर बनने में इतना समय लगा, आप लोगों ने उनको अभी पहला सेशन चल रहा और ये बना दिया मेरे जैसा, तो इसका मतलब है कि हमारी टीम भी एक नंबर की है। फिर रवि रंजन सर, सोचिए आप, सी सेट में कितनी मेहनत, अभी इतिहास आप लोगों को एक एक लाइन रटाएंगे आईएएस के लिए, जीएस के लिए। तो आप स्वयं विचार करें कि हमने टीम भी आपको दी, अभी हमारी टीम में एक और जल्द ही कनेक्ट होने वाले हैं, साइंस एंड टेक पे चीजें चल रही हैं और मजा आ जाएगा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सब हमेशा टीचर वही चुनिए जो बहुत ज्यादा अपडेटेड हो हर चीज में, स्मार्ट, उसकी पढ़ाई, उसका कंटेंट, उसका तरीका, तब उसकी टीम भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। और नहीं तो मैयर घाट, कोई बीर घाट, कोई पता नहीं कौन सा घाट, कोई पता नहीं कौन सा घाट। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज हैं। एसे राइटिंग का फाउंडेशन कोर्स, जीएस फाउंडेशन, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री जो मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, बाकी अन्य ऑप्शनल की मेंटोरशिप देता हूं। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, द हिंदू एडिटोरियल, ये है हमारा फोन नंबर, ये है ऐप एंड सो ऑन, ये सारी चीजें। ये जो हिंदू की पीडीएफ है उसका ये पूरा प्लान है, जो लेना चाहे, जो मेरी क्लास यानी यहां पर पेड क्लास पूरा देखना चाहे, ये उसके लिए प्लान है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कमेंट कि सर आपकी टीम सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, एक चीज बड़ा मजेदार है, सॉरी, कि आपकी टीम सर आपसे कैसे कनेक्ट हो, सॉरी ये लाइन आती है, आपसे कैसे कनेक्ट हो। यार बच्चों कितनी बार मैं नंबर बताता हूं तब भी कहते हैं सर आपसे कैसे कनेक्ट हो, मतलब दिमाग ही हिल जाए यार। क्या है ये नंबर, क्या कनेक्ट होने का ये नंबर? ठीक है, अब आज का सबसे हाईलाइटेड टॉपिक आता है, डीडीओएस हमले में कावेरी 2.0 को कैसे पंगु बना दिया। कर्नाटक में मेरे प्यारे बच्चों एक वेब बेस्ड पोर्टल है जिसका नाम है कावेरी 2.0।
यह कर्नाटक में संपत्ति पंजीकरण के लिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक गवर्नेंस टूल है। लेकिन इस पर एक हमला हो गया जिसे हम डीडीओएस कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। अभी ये डीडीओएस क्या होता है विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। इस हमले से यह पोर्टल काम करना बंद कर चुका, यानी उसने इस पोर्टल को कंट्रोल कर लिया। तो ये टॉपिक बनता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, आईएएस देख सकते हैं आप, साइबर सुरक्षा, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां। ठीक है बेटे, अब ऐसे तो आगे अभी आएगा ही। यूपी पीसीएस में भी साइबर सुरक्षा देख सकते हैं सिलेबस, बिहार पीसीएस में साइंस एंड टेक में ऑब्वियस है यह पॉइंट समाहित है। 2022 में देखिए साइबर सिक्योरिटी पर प्रश्न आया, मतलब इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। 2020 में फिर साइबर अपराध है, पूछा इसके विभिन्न प्रकार क्या है। विभिन्न प्रकार में एक डीडीओएस अटैक, आप डिनायल ऑफ सर्विसेज, आप वही आज पढ़ने जा रहे हैं, एक प्रकार कई प्रकारों में से। फिर संभावित खतरे और इसे रोकने के लिए सुरक्षा। तो संभावित खतरा डीडीओएस अटैक जो कावेरी 2.0 पर हुआ, कर्नाटक का एक गवर्नेंस ऐप है ये, सॉरी पोर्टल है ये। 2015 यानी एक प्रश्न पूछा गया कि भैया आप साइबर का खतरा बहुत हो गया है, समय आ गया है, जैसे हमारी थल सेना है, वायु सेना है, इसी प्रकार से यानी हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, उसी तर्ज पर एक डिजिटल आर्म्ड फोर्स बने। और मैंने आपको दिखाया कि अभी 2024 में, आपको याद होना चाहिए, गृह मंत्री महोदय ने डिजिटल आर्म्ड फोर्स बनाने की बात कह दी है कि होम मिनिस्ट्री डिजिटल आर्म्ड फोर्स बनाने जा रही। पढ़ाया था कि नहीं डिटेल से, क्या है इसका, क्या नेचर होना चाहिए, एक बार सब बच्चे बताएं, बताएं मुझे। ओके, 2016 साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ काल में मानव सभ्यता के लिए वरदान या अभिशाप, आपको मैंने डिस्कस कर दिया। साइबर दुनिया, इसके आकर्षण और चुनौतियां, तो आज हम चुनौतियों पर बातचीत करने जा रहे हैं। अब इन निबंधों को आप देखें, दीर्घ अवधि में सभ्यता के लिए अभिशाप अगर दिखाना है तो क्या इन दोनों निबंधों की भूमिका की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों, क्या हूबहू इसी पॉइंट को भूमिका में लिख सकते हैं कि नहीं? चलो बोलो, पढ़िए एक बार, बताइए दोनों निबंधों की भूमिका में ये पूरा व्हाट इज द इशू आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए भाई, कमेंट कीजिए। सीखना है हमें, पढ़ना नहीं है गुरुजी। पढ़ तो सभी रहे हैं, सीख नहीं रहे, समस्या इसीलिए है। पढ़ तो सभी रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, सारी समस्या की जड़ ये है। ठीक है, तो बस सिंपल है। लाइफ कितनी हो गया, आईक्यू आईपी टॉपिक खत्म। अब इस टॉपिक को आज मैंने एक नया रूप दिया है जो आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। इसको डिस्कस करते हैं। एथिक्स और इसे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, कावेरी 2.0। ठीक है, क्या हुआ एक बार सामी पैटर्न पर देखिए। सामी पैटर्न कितना मस्त है यार, लेकिन सामी पैटर्न से भी एक मस्त पैटर्न पीएम मोदी, देख रहे हो। मैं चाहूं तो सामी पैटर्न आप लोगों को पसंद है, पढ़ा के छोड़ दूं। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चों, जैसे पीछे उस दिन रिदम आ गई थी, फ्राइडे वाली क्लास में भी मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया, केवल स्टार्टिंग में किया था, बाद में मैं कुछ नहीं पढ़ा। सच्ची सच्ची बताना कि क्या कोई डाउट आया था उन सभी टॉपिक्स में सामी पैटर्न के बाद? एक बार मुझे बताना। यानी कंटेंट इतना इजी है कि डाउट आपके कम आ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्या ये सही है कि नहीं है? एक बार बताएं मुझे, क्या ये सही है कि नहीं है? ये क्यों बेटे?
ये क्यों पूछ रहा हूं? अपने लिए नहीं, ये मैं एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहा हूं, एक ऐसी पौध तैयार कर रहा हूं 2026-27, क्योंकि 25 वालों को भी मैंने रोका, 26-27 वालों की एक ऐसी फौज तैयार कर रहा हूं जिससे 15 से 20 मिनट में हिंदू पढ़वा करके और उससे कहूंगा कि रटो, और अब जितने क्वेश्चन है उसको लिखो, और एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप ही लोगों में से जो बच्चे बेहतर परफॉर्म करेंगे वो लीडर बनेंगे। जैसे पिछली बार आपको याद होगा एकलव्य आंसर राइटिंग में मेरे बच्चे ही तो कॉपी चूज करते थे। तो यानी मेरा काम केवल सुविधा प्रदाता, जो टॉपिक टफ है उसको समझाना, आपका काम है आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। यानी 2 घंटा ही केवल हिंदू के लिए देना, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है हिंदू, बाकी का टाइम ऑप्शनल एंड प्रीलिम्स। ठीक है। छवि कह रही सर जिस लेवल पर आप ले जाते हैं वह लेवल नहीं, बेटा उस लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। जिस लेवल पर मैं लेके जाता हूं, अभी खैर अभी आप लोग सोचिए जैसा सोच रहे हैं, ये रिजल्ट जरा 25 में होने दीजिए, फिर आप लोग जो कहूंगा ना आंख बंद करके मानोगे, फिर लेबल ओबल की जरूरत तब आपको लगेगी नहीं। मेरा लेबल है, मैं फेल हूं ना बेटा, मेरा लेबल है, लेकिन मैं इंटरव्यू देके फेल हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे पढ़ के सिलेक्टेड हैं, इसका मतलब उनका लेबल ज्ञान के मामले में मुझसे कम रहा, तभी वो मेरे पास पढ़ने के लिए आए। या मेरे दोस्त वो सब जो पास हैं, तो मेरा लेवल स्ट्रांग है जिसको आप प्यार करते हो, लेकिन मैं फेल और मुझसे कम लेवल वाले पास, तो इसका मतलब इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय नेचर। इसमें ज्ञान की गहराई में गोते लगाने की अपेक्षा ज्ञान का उपयोग कैसे आप कम समय में ज्यादा कर सकें, इसकी तरफ होना चाहिए। लेकिन हिंदी मीडियम बच्चे हीरोज क्रिएट करते हैं, हीरोज, ये हमारे हीरो हैं। बी प्रोफेशनल, यू आर योर ओन हीरो। आपके मम्मी पापा आपके हीरो होने चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी आदत नहीं कि उन्होंने कभी कुछ हमारे साथ बुरा कर दिया, कभी कुछ दिया लिया नहीं, तो हमने अपने माता पिता को ही क्या कर दिया, सारी समस्याओं की जड़ मान लिया, पड़ोस में इधर उधर हम चक्कर काटने लग गए। आपके माता पिता आपके हीरो हैं, मैं हीरो नहीं हूं और मैं बनना नहीं चाहता हूं। आई एम अ टीचर। अगर मैं गुरु की भूमिका मैं आप सबके लिए अपने आप को साबित कर पाऊं तो शायद ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ना कि आप मुझे हीरो माने। नो, आई एम नॉट अ हीरो, बुलशिट। हीरो बनना ही नहीं मुझे गुरु बनना है, मुझे टीचर बनना है। एक ऐसा टीचर जो बवाल स्किल्ड है। मतलब मेरे बारे में आप लोग बात कीजिए तो बस बोलिए कि मेरे सर, अभी नहीं रिजल्ट, कि मेरे सर से ज्यादा स्किल्ड आदमी मैंने इंडिया में नहीं देखा, आप ऐसा बोलिए। और ये मैं धीरे धीरे साबित करके रहूंगा आप लोगों के सामने, नए नए प्रयोग करके प्रतिदिन की क्लास में, जैसे अब प्रयोग करने जा रहा हूं पीएम मोदी और अजीत डोभाल साहब की वार्ता। अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन दोनों की वार्ता के माध्यम से ये कावेरी 2.0 पर जो अटैक हुआ है वह आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको बहुत अच्छे ढंग से पसंद करेंगे। चलिए, एकदम जैसे जैसे बोलता जाओ सुनते जाएगा। कंसंट्रेशन हटा, कंटेंट गया, जैसे रेलवे स्टेशन पर लिखा होता सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जरा देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल की साइबर सुरक्षा पर चर्चा कावेरी 2.0 पर डीडीओएस हमले के संदर्भ में। स्थान है प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुबह की ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठे। टेबल पर रखी रिपोर्ट में कर्नाटक के कावेरी 2.0 पोर्टल पर हुए डीडीओएस साइबर हमले का विस्तृत विश्लेषण है। प्रधानमंत्री मोदी गंभीर स्वर में कहते हैं, डोभाल जी, यह डीडीओएस हमला बताता है कि हमारी डिजिटल सुरक्षा कमजोर है। यह हमारे डिजिटल इंडिया मिशन और ई गवर्नेंस सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है।
हमें यह समझना होगा कि यह हमला सिर्फ कावेरी 2.0 पर नहीं बल्कि पूरे देश की साइबर सुरक्षा पर एक चुनौती है। आप क्या सोचते हैं? डोभाल का विश्लेषण। अजीत डोभाल कहते हैं, सर डीडीओएस, अब हम डीडीओएस के बारे में समझने जा रहे हैं। सर डीडीओएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज हमला एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या वेबसाइट को ठप कर दिया जाता है। कैसे होता है वो बताते हैं। इसमें हैकर्स बॉटनेट नामक वायरस से संक्रमित हजारों कंप्यूटरों का उपयोग करके किसी सरकारी या निजी वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजते हैं, जैसे कुंभ में हो गया था। इससे सर्वर ओवरलोड हो जाता है और असली यूजर्स को सेवा नहीं मिलती। कावेरी 2.0 पर हमला एक सुनियोजित रणनीति थी। इसमें 6.2 लाख रजिस्ट्रेशन अनुरोध प्रति सेकंड भेजे गए। भाई ये रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन, जिससे पोर्टल पूरी तरह से क्रैश हो गया। जैसे आप अभी हमारे यहां एडमिशन लीजिए और एक साथ 5 लाख बच्चे ले लीजिए, सर्वर क्रैश हो जाएगा। प्रधानमंत्री चिंतित होकर सवाल करते हैं, अगर आज कावेरी 2.0 पर हमला हुआ है तो कल आधार के डेटा पर होगा, बैंकिंग सिस्टम पर होगा और अन्य सरकारी वेबसाइटें भी खतरे में आ सकती। इनफैक्ट हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में आ सकता है। डोभाल सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सर, चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों से जुड़े हैकिंग ग्रुप लगातार हमारे सरकारी सिस्टम की सुरक्षा को भेदने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट फैलाने में स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स में स्टेट एक्टर्स की भूमिका आपने देख लिया। 2015 में गिटहब, 2023 में एक्स और कई अन्य वैश्विक कंपनियां डीडीओएस हमलों का शिकार हो चुकी हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। एक बार आप लोग बताएं, डीडीओएस समझ में आ गया सबको? अब प्रधानमंत्री का सवाल, साइबर सुरक्षा नीति पर विचार। प्रधानमंत्री मोदी आगे पूछते हैं, हमने 2023 में एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई थी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। क्या वह नीति आज के समय में पर्याप्त है? डोभाल जवाब देते हैं, सर 2013 की नीति अब पुरानी हो चुकी है। स्वीकारोक्ति का साहस हमको दिखाना और सुधार करने की निष्ठा के साथ हमें एक नई सुरक्षा नीति साइबर की बनानी है। क्यों? क्योंकि जब यह नीति बनी तब साइबर खतरे इतने जटिल नहीं थे। आज हमें एक एडवांस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत है जिसमें निम्नलिखित सुधार होने चाहिए। रेट लिमिटिंग, आगे सब आपको कंटेंट में मिलेगा, यानी सरकारी वेबसाइटों पर जो अनुरोध आ रहे हैं उसकी एक सीमा तय कर देना, उसे बोलते हैं रेट लिमिटिंग। यानी जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो तय कर दिया जाए भाई हर एक आपको रोटी इतने की मिलेगी, चावल इतने का मिलेगा। दूसरा, बॉट डिटेक्शन सिस्टम, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और कपाचा का सख्ती से उपयोग हो। तीसरा, आईपी ब्लॉकिंग, आईपी फिल्टरिंग, यानी संदेहास्पद देशों से आने वाले ट्रैफिक को प्रतिबंधित करना। चौथा, सतत निगरानी और प्रतिक्रिया दल, सर्ट इन जैसे संगठनों को मजबूत बनाना। पांचवा, साइबर सेना, जो मैंने आपको बढ़ाया 2015 का प्रश्न, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष डिजिटल आर्म्ड फोर्स बनाना, देख सकते हैं, या 2015 में प्रश्न में आ चुका है और प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने 2024 में इसकी घोषणा भी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते हुए कहते हैं, डोभाल जी, हमें तुरंत एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2025 बनानी होगी। मित्रों, यह सिर्फ एक आईटी समस्या नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। और मैं देश का सेवक, मैं देश का पहरेदार, देश का चपरासी, देश की सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं आने दूंगा। मित्रों, मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति मिलकर इस पर काम करें। डोभाल सहमति में सिर हिलाते हैं, सर हमें सर्टिन, एनटीआरओ और आईबी जैसी एजेंसियों को मिलाकर एक साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स भी बनानी होगी जो हर सेक्टर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखे। प्रधानमंत्री मोदी टेबल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, डिजिटल भारत तभी सफल होगा जब उसका डिजिटल किला मजबूत हो। हमें आत्मनिर्भर साइबर सुरक्षा विकसित करनी होगी, इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करें। डोभाल गंभीरता से जवाब देते हैं, सर मैं इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की, नेशनल सिक्योरिटी की प्राइमरी लिस्ट प्राथमिकता सूची में डाल रहा हूं। अगले 6 महीनों में नई नीति के साथ हम तैयार होंगे। कैसा लगा?
यानी अब आप देखिए थोड़ा सा, प्रियंका ने कहा सर वो डीडीयूएस थोड़ा सा कम समझ में आया। बिल्कुल, अब डीडीयूएस के पीछे यहां पड़ जाते हैं, क्या दिक्कत है। क्या हुआ कर्नाटक में, यानी 5W+ यानी सामी फ्रेमवर्क, सामी मोरे सामी, कर्नाटक में संपत्ति पंजीकरण के लिए वेब आधारित कावेरी 2.0 डिस्ट्रीब्यूटेड डेनायल ऑफ सर्विसेज हमले के कारण ठप हो गया। इस हमले से सिस्टम में अत्यधिक बॉट ट्रैफिक, यानी बाहर से मेल आना, रिक्वेस्ट आना बहुत ज्यादा हो गया, जैसे सिस्टम क्रैश हो गया और पोर्टल तक जो जरूरतमंद लोग थे उनकी पहुंच बाधित हो गई। यह महत्वपूर्ण क्यों है? कावेरी 2.0 भूमि पंजीकरण, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। इस हमले से सरकारी सेवाएं बाधित हुई और भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमजोरियां उजागर हुई। इसमें सरकारी पोर्टलों पर साइबर सुरक्षा के खतरे के बारे में चिंता बढ़ाई। यह कब घटित हुआ आप देख सकते, जनवरी 2025 में। ठीक है, यह घटना कहां घटी? कर्नाटक। इसमें कौन शामिल था, वो सारी चीजें हुई गई। यह कैसे हुआ? अब आता है यानी हमले का प्रकार, कैसे काम करने का ढंग, तत्काल प्रभाव, सुरक्षा प्रक्रिया, दीर्घकालिक समन्वय रणनीतियां देख सकते। सामी में यानी एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग। फिर इसके बाद तीसरा ऑब्वियस है, सील्ड देख सकते हो आप बेटा, यानी नेमोनिक्स। सामी में नेमोनिक्स, नेमोनिक्स में आप देख सकते हैं, यानी हमें एक सील्ड बनानी होगी जिससे हम डीडीएस से निपट पाए। सील्ड, सील्ड जैसे आप देख सकते हैं, और सील्ड में सेम एस मतलब पर्याप्त सर्वर क्षमता सुनिश्चित हो कि कितने भी आए सर्वर क्रैश ना हो। एस यानी स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हनी पॉट्स, हनी पॉट्स मतलब संदिग्ध गतिविधियों के लिए नकली सिस्टम। आईपी फिल्टरिंग, वही जो मैंने बताया। फिर ई इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन जैसे कपाचा वगैरह। एल से लोड बैलेंसिंग और डी से डीडीएस डिटेक्शन सिस्टम। अब फिर आता है यानी सामी में आई, यानी अगर कोई क्वेश्चन इस पे पूछा जाए तो आप इसे कैसे जो है लिखेंगे, वो सारी चीजें। मेंस का मॉडल क्वेश्चन, कावेरी 2.0 पोर्टल पर हाल ही में और डीडीएस हमले ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। डीडीएस हमलों की कार्यप्रणाली की व्याख्या करें और ऐसे खतरों को कम करने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा करें। मजा आ गया बेटा। आंसर, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ डीडीएस अटैक, स्ट्रेटजी टू मिटिगेट, और फिर कंक्लूजन। मजा आया, रट लीजिए। बहुत इजी है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कोशिश आपको स्वयं करनी, बड़ी मेहनत करनी। मेरा समझाना बस है, आपका काम करना। आप जितना काम करेंगे, अभी क्या हो रखा है, छवि जैसे आप ऐसे नए बच्चों के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। अभी क्या हो रखा है कि कोचिंग संस्थानों ने पूरा बीड़ा उठा रखा है कि सब हम ही पढ़ाएंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपके लिए मेहनत हम करेंगे। क्या ये सही बात मैं कह रहा हूं कि नहीं? अगर सही है तभी मैं आगे, यानी अभी तक का जो स्टडी का कल्चर आप लोगों ने बचपन से देखा है, ट्यूशन, खासकर कोचिंग इंडस्ट्री यूपीएससी की बात करूं तो आप हमारे यहां आइए, हम 18 महीना 2 साल जितना भी आपको समय मिले, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात वो ये भी कह देते हैं कि आपको डे 1 आंसर राइटिंग लिखने की भी जरूरत नहीं, तो आप और भी निश्चिंत हो जाते हैं। क्या लिखा जाए, अब तो एक विधाता ने कह दिया कि डे 1 से आंसर ही नहीं लिखना चाहिए। कभी उन्होंने प्री निकाला, नहीं निकाला, कुछ पता नहीं है। मेंस लिखा, निकाला, नहीं निकाला, कोई जानकारी नहीं, लेकिन बच्चा मिलियंस ऑफ मिलियन। हाँ भाई, यानी कोचिंग संस्था ने कह रखा है कि हम सारी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, आपको पढ़ना नहीं। और जबकि जब आप एग्जाम हॉल में गए तो वहां कोचिंग संस्था गायब है। आप ही लोग कहते हैं कि जो पूछ रहा है प्री में वो भी कोचिंग से नहीं आ रही, जो मेंस में पूछ रहा है वो भी कोचिंग से बियॉन्ड है, और इंटरव्यू की तो बात ही छोड़िए। ये आप चिंतन कीजिए, आप ही लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। हर बार रिजल्ट आने के बाद यही
यूट्यूब पे चलता है। तो ये क्या सिखाता है? कोई खराब नहीं, कोई टीचर नहीं खराब है जो ये कह रहा है कि डे वन से नहीं लिखना चाहिए। उसके अपने तर्क हैं, उसका सम्मान करो। जो कह रहा है कि 18 महीने में कोर्स हम कर रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत है, उसका भी सम्मान करो। बस केवल चिंतन ये करो कि अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये जो मुसीबत मिल रही है कि आप कह रहे हो कोचिंग से कुछ नहीं आया, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आप पास कैसे करोगे? आप तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो। इसका मतलब लर्निंग ये है कि बेटा आप अपने ऊपर डिपेंड हो। अगर पहले दिन आपने, मान लीजिए आज तारीख है 18 जनवरी, आज के दिन आपने एक्स कोचिंग में एडमिशन लिया, तो आज आपको पढ़ाया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितना पढ़ाया गया, चाहे नगरीकरण या उत्पत्ति ही पढ़ाई गई, तो आपको वहां से कैसे एमसीक्यू आते हैं इसको देखने की कला विकसित होनी चाहिए। पीवाईक्यू से एक माइंड मल्टीपल चॉइस बनाने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर वहां से कोई मेंस का कंटेंट बन रहा है तो मेंस के एक प्रश्न की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और फिर देखो पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन ना हो जाए तो कहना। ठीक है, तो इसलिए तो ये बेटा डीडीएस हमले पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बना दिया। क्या सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो इसी हिसाब से आप लोगों को चल रहा है। अरावली सफारी पार्क परियोजना क्या है?